नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। और इंडिया जानना चाहता है कि अमेरिका आखिर क्या चाहता है। खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताता है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोकतंत्र का भक्षक तो नहीं बन रहा। खुद को शांति दूत बता रहा है, लेकिन वो आफत का दूत नजर आ रहा है। एक तरफ दुनिया के सामने शांति दूत बनने की छवि, यूक्रेन में बातचीत और सुलह की पेशकश, और दूसरी तरफ वेनेजुएला में युद्ध के बादल खड़े कर देना। इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर भी हमला किया था। B-2 बॉम्बर से बम बरसाए गए थे। और अब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है, और इसके पीछे है वॉशिंगटन की वही पुरानी नीति, तेल, ताकत और तानाशाही के खिलाफ उसका दावा। यानी ना खाता ना बही, जो अमेरिका कहे वही सही। अमेरिका बार बार कह रहा है कि मादुरो की सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है, मानवाधिकारों का हनन कर रही है। लेकिन सवाल मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या लोकतंत्र की चिंता सच में अमेरिका की इतनी गहरी है, या फिर अमेरिका को वेनेजुएला का विशाल तेल भंडार दिख रहा है। काराकस के करीब अमेरिकी युद्धपोत हवा में B-52 ड्रिल कर रहे हैं। यह सब क्या इशारा है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर अपनी पसंद की सत्ता स्थापित करना चाहता है। मैं आपको एशिया में दो एग्जाम्पल दे सकता हूं। आप बांग्लादेश में देख लीजिए, शेख हसीना की सरकार को निर्वासित करके वहां किसकी सरकार बैठी? जो कार्यकारी प्रधानमंत्री या कार्यवाहक प्रधानमंत्री माने जाते हैं, मोहम्मद यूनुस, किसके आदमी है वो? आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा सीआईए और यूनुस का क्या कनेक्शन है। पाकिस्तान में देखिए, निर्वाचित इमरान खान कहां है? जेल के अंदर बंद है। और कौन लोग सत्ताधीश है? शरीफ और मुनीर, जो डोनाल्ड ट्रंप में पार्टियां उड़ाते हैं। यानी अमेरिका में कूटनीति के दरवाजे बंद, हथियारों, डॉलर की खिड़कियां खुली हुई है। यही है अमेरिकी नीति। जहां उसके हित दांव पर हो, वहां बातचीत नहीं, सिर्फ दबाव, डर और युद्ध का खेल शुरू हो जाता है। कभी लोकतंत्र बचाने का नारा, तो कभी किसी देश की सरकार को रिजीम चेंज के नाम पर गिराने की तैयारी। कभी मानवाधिकारों की दुहाई, और कभी अपने हितों के लिए हथियारों की बरसात। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वाकई में क्या वास्तव में अमेरिका शांति चाहता है, या फिर जहां उसके हित टकराते हैं वहीं जंग का नया मैदान तैयार हो जाता है। दावा तो दुनिया को बचाने का है, पर सवाल है, अमेरिका की नीतियां शांति के लिए बनी है या सत्ता के संतुलन पर कब्जे के लिए बनी है? इसी पर करेंगे आज विस्तार से चर्चा। दुनिया में जब भी कहीं जंग की आहट होती है, किसी देश में जब जंग की आग सुलगती है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का नाम जरूर सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका खुद को दुनिया का सिक्योरिटी गार्जियन और सुपर पावर मानता है, और खुद को लोकतंत्र का रक्षक कहता है, शांति का दूत कहता है। और इसी शांति दूत की नजर अब वेनेजुएला पर है। अमेरिका खुद को दुनिया का थानेदार समझता है। उसकी कोशिश रहती है कि हर बड़े संकट का कंट्रोल सेंटर वॉशिंगटन हो। दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल मुल्क उसके हिसाब से चलें। खासकर जहां संसाधन है, वहां अमेरिकी दिलचस्पी है। इराक तेल, अफगानिस्तान रणनीतिक लोकेशन, वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व। जहां लाभ, वहां अमेरिका। अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? जाहिर सी बात है, हथियारों का बिजनेस। जितनी जंग उतना कारोबार। सैन्य उद्योग, लॉबी युद्ध ना रुके, बल्कि चलता रहे। रूस, चीन, ईरान जैसी ताकतें उभरें, यह अमेरिका को मंजूर नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की ढाल बनकर भले ही अमेरिका ने दिखावा करने की कोशिश की हो, लेकिन चीन ताइवान तनाव में अमेरिका का मैदान में उतरना, भारत पाकिस्तान के बीच भी बैकडोर खेल खेलना, जहां विरोधी बढ़े वहां अमेरिका कूद पड़े। अमेरिका अक्सर युद्धों को मुक्ति मिशन का नाम देता है, पर उसके पर्दे के पीछे मकसद छिपा होता है। अपने पसंद के लोग वहां के रिजीम में बिठाना, और ज्यादा से ज्यादा हथियारों की लॉबी करना।
लोकतंत्र उसकी नीति नहीं, बहाना भी है, और कई बार ये बहाने एक्सपोज हुए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के नजदीक नोटम जारी कर दिया है। नोटम मतलब नोटिस टू एयरमैन, यानी हवाई क्षेत्र में, उस इलाके में, सदर्न अमेरिका में कोई भी एयर ऑपरेशंस नहीं होंगे। ना पैसेंजर फ्लाइट्स चलेंगी, ना कमर्शियल फ्लाइट्स चलेंगी, ना प्राइवेट जेट्स चलेंगे, कुछ नहीं, खाली आसमान। यानी कि अमेरिका कभी भी एक्शन ले सकता है। चेतावनी अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी की गई है। साथ ही न्यूक्लियर केपेबल B-52 बॉम्बर को तैनात करके एक अटैक का डेमो भी दिखाया गया है, और उसके साथ KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी वॉर ड्रिल में शामिल है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में, अगले एक आध हफ्ते के अंदर हमला हो सकता है। सवाल यह है, अमेरिका का लक्ष्य क्या है? निशाना सीधा है, वेनेजुएला की सरकार और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वहां से रिमूव कर देना, हटा देना। अमेरिका वेनेजुएला के बीच तनाव, अमेरिका वेनेजुएला पर हमले की तैयारी में है। काराकस के पास अमेरिकी युद्धपोत मौजूद है और इन जहाजों से लॉन्ग रेंज मिलिट्री प्रोजेक्शन की क्षमता दिखाई गई है। यानी दूरी इतनी कम है कि हमला सिर्फ एक आदेश की देर पर खड़ा है। और उधर मादुरो बार बार कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं, पीस की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन जबरन हमला किया तो हम भी पलटवार करेंगे। इसलिए वेनेजुएला ने अपनी फौज को हाई अलर्ट पर रख दिया है। हजारों सैनिक तटीय क्षेत्र में तैनात है। हवाई क्षेत्र पर भी खौफ दिखाई दे रहा है। फ्लाइट्स तक रद्द करनी पड़ रही हैं। यह सिर्फ दबाव नहीं है, ये 110% युद्ध की तैयारी है। लेकिन वेनेजुएला ने कह दिया है कि अमेरिका से हमारी मिलिशिया लड़ेगी। अगर अमेरिकी सेना घुसी वेनेजुएला में तो लड़ाई क्लासिक बैटलफील्ड नहीं होगी, ये प्रॉक्सी वॉर होगी, ये लोगों की जंग होगी। बड़ी संख्या में मिलिशिया तैयार किए गए हैं, लोगों के हाथ में हथियार पकड़ा दिए गए हैं। तटीय इलाकों और शहरों में इन्हें तैनात किया गया है। टैंकों और बॉम्बर्स के सामने नागरिकों की ढाल बनाई गई है। यानी जानमाल का नुकसान काफी हो सकता है अगर जंग हुई तो, जिसके आसार 99.9% दिख रहे हैं। अब सवाल यह है, आखिर दुनिया में जंग छिड़े तो उसमें अमेरिका की बात ही क्यों आती है, अमेरिका ही क्यों शामिल नजर आता है? दरअसल बात शक्ति की है, पावर की है, बात प्रभाव की है। कौन सी सरकार अमेरिका की बात सुन रही है, कौन सी सरकार नजरअंदाज कर रही है? जिस भी सरकार ने अमेरिका की बात सुनी वो सरकार स्थिर रही। जिसने अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की, या तो उसके ऊपर टैरिफ लगा या फिर रिजीम चेंज कर दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाला देश वेनेजुएला, वहां मादुरो को हटाकर डोनाल्ड ट्रंप रिजीम चेंज की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मादुरो डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुनते हैं। वेनेजुएला अमेरिका के हिसाब से नहीं चल रहा है और इसलिए आज की तारीख में वेनेजुएला के ऊपर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आसमान में B-2 बॉम्बर तैनात कर दिया गया है, समुद्र में युद्धपोत लगा दिए गए, आसमान में नोटम। वेनेजुएला ने मिलिशिया अलर्ट कर दिया है। दुनिया फिर वहीं पहुंच गई है जहां जंग का एक सिरा अमेरिका से जोड़ना तय माना जा रहा है। अब सवाल यह कि पहला ट्रिगर कौन दबाएगा, और अगर ट्रिगर दब गया तो यह संघर्ष सिर्फ दक्षिण अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया की शांति को झकझोर देगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है आपका। मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर धीरज कौल अमेरिका से हमारे साथ जुड़ेंगे, भू राजनीतिक विश्लेषक है अमेरिका से। और अभिषेक खरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मलिक साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर साहब आपका भी, अभिषेक खरे आपका भी। मलिक साहब से पहला सवाल है मेरा, एक तरफ दुनिया भर में शांति की बात और दुनिया भर में अशांति की बात भी अमेरिका से ही क्यों जुड़ती है, और अब वेनेजुएला में क्या जंग का नया मोर्चा खुल सकता है? विवेक, नमस्कार, सभी मेहमानों को नमस्कार। देखिए, अमेरिका का जो स्टैंड रहा है, अमेरिका का एक स्टैंड सिंपल है कि मुझे बिजनेस करना है। तुम्हारे यहाँ शांति हो अशांति हो, किसी देश के ऊपर अटैक करना हो या किसी देश के ऊपर झूठे आरोप लगाकर वहां अपनी सेना भेजकर वहां का आक्रमण कराना हो,
अमेरिका का एक ही मकसद है, कैसे फायदा उठाया जाए। भारत के ऊपर अभी जो इश्यू चल रहा था पिछले 2-3 महीनों से कि रशिया से आप अपना तेल बंद कीजिए, ये सिर्फ ये नहीं था कि आप रशिया से तेल मत खरीदिए। इसका मकसद ये है कि आप तेल मुझसे लीजिए, मेरे मित्र देशों से लीजिए, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था में भारत का रुपया जाए वहाँ पे और वो डॉलर्स में जाए। रशिया से हम लोग चूंकि डॉलर्स के बजाय रुपया रूबल में कर रहे थे, इवन चाइनीज करेंसी में भी हमको सपोर्ट कर रहे थे और अपना ट्रेड कर रहे थे। तो अमेरिका चाहता है कि पूरा वेनेजुएला उसकी बात को माने। और ये बात आज से नहीं है, तकरीबन 23 साल पहले ये विवाद शुरू हुआ था। वेनेजुएला ने जब 2002 में 2 के दौरान वहां के जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने वहां की गवर्नमेंट को टॉपल कर रही है और वहां पे अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। असली मकसद है वेनेजुएला के तेल के जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, एनर्जी रिसोर्स है, उन पर कब्जा करना, उनको अपने दोस्तों के हिसाब से चैनलाइज कराना। दूसरी बात यह है कि आज भी देखा जाए, बीच में 2015 में इन्होंने क्या आरोप लगाया अमेरिका ने, जब उन पर बैन लगाए थे बहुत सारे, तो आधार बनाया कि वेनेजुएला के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। जबकि देखा जाए ह्यूमन वहां की वेनेजुएला की जो इकोनॉमी जो क्रम्पल हुई है उसमें यूएसए का बहुत बड़ा हाथ है। सीआईए का रोल पूरी जग जाहिर है पूरी दुनिया के अंदर। ये हर उस देश के पीछे पड़ते हैं जो देश इनकी बात नहीं मानता है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही ये बात कंक्लूजन निकाला कि अमेरिका हर उस जगह जाके परेशान करने की कोशिश करेगा जो भी देश अपना अपना मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीना चाहेगा या अपनी पॉलिसी के तहत अपनी इकोनॉमी को चलाना चाहेगा। बात यही आती है कि कब तक आप तो देयर विल बी सम थिन लाइन समवेयर कि जब कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को अपनी पॉलिसीज के हिसाब से गाइड करना चाहेंगे। अमेरिका चाहता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से आ जाए। जो पाकिस्तान जनवरी तक अमेरिका की कोई किसी बुक्स में नहीं था। पाकिस्तानी लोग रोजाना कहते थे कि देखिए इंडिया और यूएस के बीच में रोजाना नए नए चीजें आ रही हैं, नए नए पॉजिटिव चीज हो रही है। अचानक मार्च के बाद आते आते पाकिस्तान उनका ब्लू आइड बॉयज बन जाता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट दिखता है वहां पे चाइना को काउंटर करने के लिए रेयर अर्थ मेटल्स में। ये प्रूव हुआ, वहां के आर्मी चीफ ले जाके वहां पे जो प्लेट सजा के हुई वो पूरी दुनिया ने देखा है कि वो पिक्चर्स क्या कह रही थी। अमेरिका का दूसरा अभी 2 एयरपोर्ट और 2 पोर्ट पाकिस्तान ने लिटरली अमेरिका को हैंड ओवर कर दिए हैं, क्योंकि उनको स्मूदन करना है उनका बिजनेस रेयर अर्थ मेटल का, जो कि वहां के जो सबसे बड़े प्रांत के अंदर बहुत कुछ है। पूरा पूरा कब्जा करना चाहता है अमेरिका उस पे, उसके रेयर अर्थ मेटल पर, सो दैट उसकी चाइना पे जो डिपेंडेंसी है इसको कम किया जाए और चाइना उसको ब्लैकमेल ना करें इस हिसाब से। अब मैं वापस आता हूं एक बार फिर वेनेजुएला पे। वेनेजुएला के जो एनर्जी रिसोर्सेज है दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वहां पर है। अमेरिका नहीं चाहता कि वेनेजुएला की वहां की प्रोग्रेस, वहां की जो इकोनॉमी में जो डॉलर्स आएंगे या पैसा आएगा या विभिन्न कंट्रीज की जो करेंसी आएगी वो उसको बूस्ट करे। ये बात सही है कि वेनेजुएला आज बहुत बैकफुट पे इसलिए है कि वहां की जो इकोनॉमी हालत है वो अच्छी नहीं है, दिक्कत है वहां पे। लेकिन इस स्टेबिलिटी को और अनस्टेबल बनने के लिए अमेरिका अपने प्रीवियस रिकॉर्ड के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। लड़ाई होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में अमेरिका जो है एक ठीक है पावरफुल कंट्री है मिलिटरी। वेनेजुएला को वो देखा जाए अटैक भी कर सकता है, आक्रमण भी कर सकता है, मिलिट्री भी भेज सकता है, वह मिसाइल भी मार सकता है। टोमोक या कोई भी मिसाइल वाकई अमेरिका की रीच से बाहर नहीं है वेनेजुएला के लिए। लेकिन अमेरिका की ये दादागिरी पूरे देश में, पूरे दुनिया के ऊपर हमेशा से चलती रही है। रिचर्ड निक्सन का टाइम ले लिए और आज तक का टाइम ले लीजिए, जितने भी प्रेसिडेंट रीगन से लेकर बीच में आपके देख लीजिए बुश और जूनियर बुश जितने भी आए, इन लोगों ने हमेशा पूरी दुनिया पे अपनी टर्म्स को इंपोज करना चाहा, पूरी टर्म्स को, कि ये तो हमारी बात मानिए नहीं तो। वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि ईदर यू आर विद अस, ऑल्दो वो कॉन्टेक्स्ट था टेररिज्म का जब उनकी WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराई थी, लेकिन उसका मकसद ये भी है कि ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। यही बात आज सिद्ध हो रही है। उस टाइम के टेररिज्म के अगेंस्ट उनकी बात की आज सिद्ध हो रही है कि ये लोग बर्दाश्त नहीं करते कि कोई देश अपने आत्मसम्मान के साथ अपनी पॉलिसी के साथ आगे बढ़े, अपनी इकोनॉमी को डिसाइड करे और वो सारे काम करे कि जो उसकी इकोनॉमी को आगे बढ़े। वहां की बाशिंदों की जो लाइफ है जो इकोनॉमी से ड्रिवन होती है उसको अच्छी तरह से करे। तो यही प्रॉब्लम है अमेरिका की। अमेरिका हर जगह घुसेगा। इराक का एग्जाम्पल ले लीजिए। इराक में वहां पे क्या नहीं तबाही मचा के रख दी कि उनके पास द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। क्या मिला उनको?
पूरी दुनिया जानती है कि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला आज तक की जो रिपोर्ट ओपन में है, या यूएन के तहत जो इन्होंने सबमिट किया है कि भाई हमने अटैक किया, और वहां पे जो भी उनके पास रिपोर्ट देते हैं, कुछ भी इनको ऐसा नहीं मिला। वियतनाम में गए थे 60-70 के दशक चलिए, में, तो वहां पे आप मुंह की खा के आए। जी, आप तो जी इतनी पुरानी बात बोल रहे हैं सर। अभी तो ये 3 महीने पहले ईरान पर B-52 बॉम्बर से बम गिरा दिए। कह रहे थे हमने जी जी। न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया, उसका प्रूफ भी नहीं दे पाया शायद कौन सी न्यूक्लियर साइट को निशाना बना के इन्होंने क्या खत्म कर दिया। जबकि ईरान ने कहा कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, जो ऊर्जा के लिए IAEA ने भी इस बात को कंफर्म किया। विवेक जी, इस चीज को मैं थोड़ा सा इसके साइड में इसलिए रखना चाहूंगा कि वहां की चीजें अभी काफी कुछ अनर्थ होनी है। अभी पूरी तरह से खुला नहीं है कि वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, मीडिया में बहुत सारी चीजें आ चुकी है, और दूसरा ये मामला इजराइल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इजराइल के कितने इनपुट्स थे, मोसाद ने उनको क्या दिए, और उन्होंने कितना डेस्ट्रक्शन वहां पे कैरी आउट किया। और दूसरी बात यह है कि ये सब पे आरोप लगाते हैं, ये सारे काम वो करते हैं कि जो पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज किया जाए। मैं एग्जाम्पल देता हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमारा, आप चारों तरफ का पड़ोस देख लीजिए, कहां अमेरिका का रोल नहीं है। श्रीलंका से लेके, नेपाल से लेके, बांग्लादेश से लेके, अफगानिस्तान पाकिस्तान से लेके, कहां अमेरिका नहीं है। हर जगह अमेरिका आता है, क्योंकि वो नहीं, उसके जो इंटरेस्ट है वो समझता है कि मेरे इंटरेस्ट दुनिया पर भारी है। दुनिया का इंटरेस्ट कोई मायने नहीं रखता, मेरे इंटरेस्ट और दुनिया के इंटरेस्ट लायबिलिटी, इस पद्धति को चलते वो चलता है, और अपने को सर्व में रख के सब पे अपना दादागिरी करने की कोशिश करता है। ये अमेरिका की अप्रोच है। खरे साहब, आपको क्या लगता है, जंग के हालात दिख रहे हैं और अमेरिका की भूमिका को लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए विवेक, सबसे पहली बात यह है कि मैं अपनी बात शुरू करूंगा। अभी पिछले 15-20 दिन पहले भी लगभग इस तरह के हालात बन गए थे कि जब अमेरिका अटैक करने वाला था, कुछ नाव पे भी अटैक उन्होंने कर दिए थे। लेकिन उस समय रूस ने सीधी धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया तो हम मिलिट्री सपोर्ट देंगे वेनेजुएला को, और उस समय फिर अमेरिका पीछे हट गया था। तो इस समय भी संभावना तो वही है, और अभी कुछ समय पहले ही वेनेजुएला ने चाइना के साथ क्रूड टू लोन ये एक एग्रीमेंट भी कर लिया, यानी चाइना और रशिया के काफी कुछ इन्वेस्टमेंट भी हैं वेनेजुएला में। तो इतना आसान नहीं लगता मुझे कि एकदम से अटैक करेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकती है, वो उसे धमकाते रहेंगे, डराते रहेंगे, और उनका जो मदुरो को प्रेशर रहेगा, रेजिम चेंज उनका मुझे लगता है बड़ा ऑब्जेक्ट है। और इसी के लिए आपने देखा होगा कि जो इस साल की नोबेल शांति पुरस्कार मिला था मारिया मचाडो को, तो उस समय उन्होंने ट्रंप का धन्यवाद दिया था, और ट्रंप ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हाँ बहुत बढ़िया और हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब मेरी बात एक और भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ तो ट्रंप लगातार युद्ध रुकवाने की बात, नोबेल शांति पुरस्कार की बात कर रहे थे, अब युद्ध लड़ने पे आ गए। मतलब कुल मिला के जैसा मलिक साहब बोल रहे थे कि जो उनका इंटरेस्ट है वो हमेशा हावी रहता है उनके शॉर्ट टर्म प्लान पे। लॉन्ग टर्म उनका इंटरेस्ट वही है कि कैसे मैक्सिमम बेनिफिट कमाया जाए। अभी जो मुझे लग रही है संभावना कि छोटा क्लैश संभावित है कि जो हो सकते हैं, लेकिन यहां मैं एक चीज कह दूं कि पेंटागन ने खुद ही ट्रंप को ये एडवाइस दी है कि वेनेजुएला के जिस तरह की स्थिति है उसमें जो वॉर होगा वो बेसिकली अर्बन वॉर होगा, और अर्बन वॉर के चलते वहां पे बहुत सारे जान माल की हानि होने की संभावना है, वॉर लंबा चल सकता है। तो पेंटागन भी उनको चेता रहा है कि आप वॉर से बचें और दूसरे जो ऑब्जेक्ट हैं उनका इस्तेमाल करें। तो संभावना पूरी मुझे लग रही है कि वॉर तो शायद ना हो, लेकिन वो उसको डराने के लिए, रेजिम चेंज के लिए, जैसे मदुरो ने बीच में बोला कि हाँ मैं चुनाव के लिए तैयार हो सकता हूँ या इस पे बात हो सकती है, तो वो भी इस तरह की बातें करने लगे हैं, मदुरो भी कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, एक पार्ट अगर हम दूसरा देखें कि मदुरो भी 2013 से सत्ता में है, वो भी हार्डकोर कम्युनिस्ट हैं। उससे पहले जो उनके ह्यूगो चावेज थे वो लगभग 99 से 2013 तक रहे सत्ता में, वो भी हार्डकोर कम्युनिस्ट थे। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, देखिए अमेरिका की प्रॉब्लम है कि उसके बिल्कुल बाजू में कैरेबियन आइलैंड में एक तो देश है क्यूबा और एक दूसरा देश होगा वेनेजुएला, जो बेसिकली कम्युनिस्ट है, और वो उनको हटा नहीं पा रहा है लंबे समय से। तो वो उसका फ्रस्ट्रेशन है। इसीलिए अब ट्रंप ने नए नए बहाने से, अब ये ड्रग्स का बहाना ले लिया कि भैया ड्रग्स कार्टेल बहुत सारा आ रहा है, जो अपने मदुरो हैं उसको हेड कर रहे हैं, तो मैं उनको हटाना चाहता हूं। ये सब तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा मलिक सर ने बताया था कि इराक में उन्होंने बायोलॉजिकल वेपन्स की बात करी, ईरान में भी उन्होंने न्यूक्लियर बम की बात करी। इस तरह से समय समय पे वो बहाने बना बना के अमेरिका करता रहता है कोशिश, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट जो रहते हैं वो बहुत ही क्लियर रहते हैं कि उसे कैसे ना कैसे प्रॉफिट लेना है। और वेनेजुएला जिस तरह से टेक्निकली सेकंड लार्जेस्ट ऑयल जो भंडार है वो मौजूद है वहां,
तो उसका बेनिफिट लेने के लिए लगातार अमेरिका कोशिश करता रहेगा। लेकिन अभी भी मैं इस बात पे बहुत निश्चित नहीं हूं कि युद्ध वाकई होगा। शॉर्ट थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ही हो सकते हैं। जी विवेक। खरे साहब, आप कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होगा, शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट की ही प्लानिंग है। वो चाह रहे हैं कि जी एक बहुत क्विक ऑपरेशन किया जाए और मादुरो को जी वहां से हटाया जाए और उनके समर्थन वाला कोई वहां पर आ जाए विवेक जी, क्योंकि मुझे जो लगता है उनके अगर इशारों थोड़ा पर भी काम ये करे। बड़े लार्ज स्केल हुआ तो इसमें डेफिनेटली रशिया शामिल होगा, चाइना की भी भूमिका हो सकती है, जिसको अमेरिका फिलहाल तो अवॉइड करना चाहेगा। इसलिए इस तरह की जो ये घेराबंदी कर रहे हैं, कोई स्मॉल नहीं, स्केल मैं कॉन्फ्लिक्ट या वॉर की जो चूंकि कोशिश अमेरिका के ही साउथ अमेरिका में ये हिस्सा आता है, जहां तक मेरी जानकारी है। कैरेबियन आइलैंड का पार्ट है हाँ, बेसिकली। तो जी, जहां पर चाइना साउथ और कैरेबियन आइलैंड का पार्ट है वेनेजुएला। हाँ, चाइना बहुत एक्टिवली और रशिया बहुत एक्टिवली इसमें घुसेंगे, ये मुश्किल है। हो इनका सकता है हथियार। इन्वेस्टमेंट है, देखिए इनका रशिया और बेसिकली एक तो कम्युनिस्ट देश है वेनेजुएला, दूसरा रशिया चाइना दोनों के ही इन्वेस्टमेंट है बहुत सारे। तीसरा भी चाइना ने हाल में ही इनके साथ क्रूड टू लोन कि तेल के बदले में इनके साथ एक एग्रीमेंट भी किया है कि आप हमें तेल दीजिए, हम आपको लोन वगैरह देंगे। वेनेजुएला की प्रॉब्लम मैं आपको एक बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ। वेनेजुएला की इस समय लगभग 2.80 लाख पॉपुलेशन में से 70 लाख पॉपुलेशन तो इनकी इस समय इतनी बुरी हालतों में पहुंच गई थी कि वो ब्राजील, कोलंबिया, आसपास अमेरिका के देशों में काम करने जा चुकी है। तो बहुत बुरे आर्थिक हालात हैं। तो वेनेजुएला को सरवाइव करना वैसे भी मुश्किल है अभी इस परिस्थिति में भी, जिस तरह से बैन लगाया क्योंकि बड़ी मुश्किल सैंक्शंस में। लगाए हुए ना, अमेरिका ने सैंक्शंस जी लगाए हुए हैं, इतने जी। सैंक्शंस लगाए हुए हैं कि आप और कुछ कर यहां ही नहीं मेरा एक और सकते। प्रश्न है विवेक जी, एक प्रश्न और भी है हम्म। कि आखिर अमेरिका सैंक्शन जो लगाता है, और अमेरिका के सैंक्शन पूरी दुनिया मानती है, विरोध नहीं करती। सैंक्शन तो टेक्निकली यूएनओ को लगाना चाहिए, अमेरिका क्यों लगाता है? और अमेरिका के सैंक्शन दुनिया झेलती क्यों है? हाँ, ये बात अलग है, उनकी डॉलर मुझे की लगता है कि शक्ति है अमेरिका उनके से पास। इस वक्त हमारे साथ धीरज कौल साहब जुड़ रहे हैं, उसका जवाब बेहतर दे जी पाएंगे। लेकिन मैं पहले जी मेजर साहब का रिएक्शन ले लूं। धीरज कौल साहब, बहुत स्वागत है आपको। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके लिए तो गुड मॉर्निंग है वहां से, हमारे लिए अब थोड़ी देर में गुड नाइट होने वाली है, तो इसलिए सोचा कौल साहब को गुड मॉर्निंग कह दिया जाए यहाँ से। मेजर साहब से पहला सवाल ले लूं। मेजर साहब, क्यों हर जगह ये टांग अड़ाने वाली पॉलिसी है? सुपर पावर का मतलब यही है कि हर जगह टांग अड़ाएं, हर जगह अपने हिसाब से रिजीम चलवाएं, हर जगह हमारे हिसाब से पॉलिसी बने, हर देश हमारे ही हथियार खरीदे, हर देश हमारा फाइटर जेट खरीदे, हर देश हमारा टैंक खरीदे, हर देश हमारा अपाचे खरीदे। देखिए, अमेरिका एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। वहां पे जो है मुनाफा ही उनका जो है एक लक्ष्य रहता है। प्राइवेट कंपनीज हैं बहुत बड़ी बड़ी, वही सब कुछ मैन्युफैक्चर करती हैं, सारा कुछ प्राइवेटली ओन्ड रहता है। तो आप अगर उनकी इकोनॉमी को देखें तो कहीं ना कहीं इट इज अ मनी ड्रिवन इकोनॉमी। और उसी का असर जो है आप उनकी जो पॉलिसीज बन रही हैं और जिस तरीके से वो विश्व में अपना दखल रखते हैं, वो उसी के मद्देनजर है, क्योंकि वही कंपनीज अमेरिका को चलाती हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं का दबाव रहता है, जो भी वहां सरकार रहती है उसके ऊपर, कि वो कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल उनके लिए मार्केट क्रिएट करें और उनके लिए बिजनेस क्रिएट करें, चाहे वो किसी भी तरीके से करना पड़े। और एक और चीज जो मुझे लगती है, वो लगता है कि अमेरिकन जो है अपना एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी, यानी एक अपने आप को एक सुपीरियर नेशन पूरी दुनिया में समझते हैं। अमेरिकी नागरिक अपने आप को जो है एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी है उनके अंदर, कि हम लोग जो हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं हर चीज में। तो मुझे लगता है कहीं उसी को साबित करने के लिए आप देखिए कि बेवजह इतनी दूर तक, जैसे वियतनाम का भी जिक्र हुआ, कहाँ अमेरिका कहाँ वियतनाम। ये बात और है कि वहां से पिट के चले गए थे ये लोग। तो और यही एक कारण है कि फुल फ्लेजेड वॉर जो है वो वेनेजुएला में आप नहीं देखिए, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये वेनेजुएला के या वियतनाम जैसी लड़ाई लड़ पाना अमेरिकन के बस की बात नहीं है। वो टेक्नोलॉजी में भले ही सुपीरियर है, लेकिन लड़ना, हमने डेजर्ट स्टॉर्म में भी देखा था कि उनके सोल्जर्स जो है वो गर्मी की वजह से लड़ने से इनकार कर रहे थे कि इसमें एसी नहीं है, हम नहीं लड़ पाएंगे। तो इस तरीके की फौज जिसको गर्मी लगा लगे और वो लड़ने से इनकार करने लग जाए, ऐसी फौज पे आप बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी है। गीदड़ बक्की बहुत ज्यादा देते हैं, जैसे ईरान पे एक बम गिरा दिया फिर रुक गए, फिर इधर उधर कुछ कर लिया, और जहां रशिया थोड़ा सा आगे दखल देता है वो लोग पीछे हो जाते हैं।
तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके का एक माहौल, एक मैसेज क्रिएट करते हैं, लोगों को देना चाहते हैं और कंट्रीज को, जिससे जो उनका बिजनेस है वो अफेक्ट ना हो। वो अपना बिजनेस इंटरेस्ट जो है विश्व के अनेक देशों में जिनका अभी जिक्र हुआ, मैं उनको दोबारा जिक्र मेंशन नहीं करना चाहूंगा, वो क्रिएट करना ही उनका मेन पर्पस मुझे है। लगता है इसलिए आपकी वियतनाम में जिस हिसाब से मार खा के लौटे लोग, वियतनाम वाला वो तो याद ही होगा। मुझे नहीं लगता उस तर्ज पर जाकर वेनेजुएला में कोई ऑपरेशन करेंगे। बिल्कुल, एक्चुअली क्योंकि देखिए एक कन्वेंशनल वॉर में आप टेक्नोलॉजी की सुपीरियोरिटी से आप जीत सकते हैं, लेकिन ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर या जो शहरों के अंदर की लड़ाई, जंगल के अंदर की लड़ाई, वो टेक्नोलॉजी उतना नहीं करती। उसमें इंसान को खुद जमीन पे आके लड़ना पड़ता है। वहां अमेरिकन के बस की नहीं रह जाती ये चीज। हाँ, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से वो पिक्चरों में हो सकता है, हॉलीवुड वाली हाँ। तो वो एक्चुअल में वो सब नहीं कर पाते हैं जो वहां वो दिखाते हैं। अभी मैं एक और सीरीज देख रहा था, वो अफगानिस्तान वॉर पे बनी हुई है। वो सीरीज का नाम नहीं लूंगा, और किसी ओटीटी पर ही देख रहा था। काफी इंटेंस वॉर उसमें दिखाया गया और काफी एज दिखाया गया उसमें अमेरिकन सोल्जर्स का। खैर, तो सीरियल्स की बात रहने देते हैं, अब बात यहाँ पे वापस से करते हैं वेनेजुएला की। कौल साहब से जानना चाहेंगे, कौल साहब, क्या वाकई रिजीम चेंज के बाद वेनेजुएला और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे और मादुरो को हटाना इतना आसान है? जंग की स्थिति क्या लगभग 99.9% बन चुकी है? धीरज कौल साहब और संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, स्वागत है आपका। थैंक यू। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कुछ लोगों की बात सुनी एंड पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, 26 साल पहले वेनेजुएला वाज वेरी प्रॉस्परस, और जब से वहाँ सोशलिस्टिक स्कीम्स आई हैं, जब से इस टाइप की माइंडसेट आया है, उसके अंदर डिप्रिसिएशन हुआ है फाइनेंशियली स्पीकिंग, और सैंक्शंस लगी हैं। नंबर 2, वेनेजुएला में एज ऑफ नाउ, मतलब एज ऑफ येस्टरडे, वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गैसेस हैं। अगर आप अपडेटेड इंफॉर्मेशन देखिए, लार्जेस्ट, नॉट सेकंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट डिक्लेयर्ड है। और कुछ तो ऐसे एरियाज हैं जो स्कैंड भी नहीं है। तो वेनेजुएला का फोकस, व्हेन यू टॉक अबाउट यूएस, मैं घूम फिर के वापस आपको अगले 10 से 20 साल की फ्यूचर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि उसी से आपको सब क्लैरिटी आएगी। दुनिया में इस टाइम टॉप पे वो कंट्रीज रहेंगी जिनके पास रेयर अर्थ का प्रोसेसिंग है, जो चाइना है, जिसके ऊपर हम कंपटीशन नहीं कर सकते, और जिसके पास एनर्जी है। डाटा सेंटर्स ये अब थोड़ा सेकंड प्ले आ गया इस टाइम वर्ल्ड में, अगर आप फाइनेंशियली समझे। एनर्जी, चीप कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज द की। जिसके पास अच्छी फ्लो ऑफ एनर्जी मिलेगी वो ही ग्रो करेगा एआई वर्ल्ड के अंदर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इस टाइम हर जगह हम लोग एनर्जीज ढूंढ रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का पेनिट्रेशन 5 से 10% दिख रहा है, और शायद 15% हो जाए अगले 5 साल में। लेकिन जितनी एनर्जी की डिमांड, पावर की डिमांड एआई को है, वो सिर्फ फॉसिल फ्यूल ही अनफॉर्चुनेटली फिल कर पाएगा। कुछ हद तक सोलर बढ़ रहा है। मैं आपको क्यों ये समझा रहा हूं, आपको जड़ में जाना पड़ेगा। असली बात यह है कि जो मडूरो हैं, जब वो जीत के आए अपनी सोशलिस्टिक पॉलिसीज के साथ, पहली बात तो 80% ऑफ पीपल वोटेड अगेंस्ट हिम, तो वो इलेक्शन ही रिग्ड था, नंबर 1। नंबर 2, जो उनकी प्राइमरी अपोनेंट है मरिया, उनका यूएस के साथ कांस्टेंट टॉक हो रहा है। ये आपको गद्दाफी वाली सिचुएशन नहीं दिखाई देगी। इस टाइम कन्वर्सेशन ये है कि मडूरो को कैसे सेफ एग्जिट दिया जाए, ताकि वो रशिया या वन ऑफ द कंट्रीज ही इज अलाइड विद निकल जाए। कहानी इस पे रुकी हुई है। नंबर 3, जो वेनेजुएला की आर्मी है, अगर आप उसको स्टडी करें, अगर आप उनके इंटरव्यूज भी देखें, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी मात्रा में डिसेंट है। अगर आप टॉप 3 लेवल से नीचे उतर जाएं, तो मोस्ट कर्नल और उसके लेवल के लोगों का सपोर्ट ऑपोजिशन को है, ये फैक्ट है। लेकिन एक आयरन फिस्ट से मडूरो ने इस कंट्री को कंट्रोल करके रखा हुआ है। और मियामी, जहां मैं कुछ 2 साल पहले खुद ही रहता था, वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में वेनेजुएलन लोग रहते हैं, जो एक तरीके का रिजेंटमेंट वहां से क्रिएट कर रहे हैं और फंड कर रहे हैं। यूएस और मरिया के टाइज बहुत अच्छे हैं। अगर आप सेनेटर्स की स्पीचेस सुने मियामी की, वो आपको बता देंगे कि वी आर ऑल सेट फॉर मरिया टू कम। मरिया को जब नोबेल मिला तभी हम समझ गए कि मरिया और अमेरिका के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इससे पहले मोहम्मद यूनुस, इससे पहले मोहम्मद यूनुस को नोबेल मिल चुका है और वो बांग्लादेश संभाल रहे हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमें सब पता है। हाँ, लेकिन ये मत भूलिए कि ट्रंप को नहीं मिला, मरिया को नोबेल मिल गया। तो ये एक बड़ा वाइट एलिफेंट है, यही तो, क्योंकि वेनेजुएला में रिजीम चेंज करना था, इसलिए मरिया मचाडो को नोबेल दिया। मरिया मचाडो वहां की कार्यवाहक सरकार में, इंटरिम गवर्नमेंट में आ जाएंगी, जैसे मदुरो वहां से हटेंगे। पूरी स्क्रिप्ट बांग्लादेश वाली आप उठा के देख लीजिए ना कौल साहब।
क्योंकि आपके पास समय बहुत लिमिटेड होता है, तो मैं उस जगह नहीं जाऊंगा, आप मेरा पॉइंट नहीं, टाइम ही नहीं मिलेगा मुझे। तो आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो अमेरिकन ऑयल कंपनीज हैं उनके ऑलरेडी करार हो चुके हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो हो चुकी है। अब तो पॉइंट है कि मडुरो को कैसे सेफ एग्जिट दिया जाए या बूट्स ऑन द ग्राउंड आए। अमेरिका के 15,000 मरीन वहां जा चुके हैं, हमारा मोस्ट सोफेस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट कैरियर वहां जा चुका है। कैरेबियन आइलैंड में खुद बहुत बारी जा चुका हूं। कैरेबियन आइलैंड में नहीं है वो, अमेरिकन साउथ अमेरिका के, आप देखेंगे ब्राजील के साथ एरिया लगता है वेनेजुएला, बहुत रिच उसको नेचर ने बनाया है। क्राकस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, अगर आप कभी जाएं, लोग भी बहुत अच्छे हैं। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन अगर ये मडोरो से एग्जिट हुआ तो वॉर की नौबत नहीं आएगी, जो मुझे दिख रहा है। और अगर वॉर हुई तो बहुत ही कंटेन्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉर होगी। देखिए वेनेजुएला इज नॉट, ठीक है। आपको समझना, मेरी बात को खत्म होने दीजिए, जी, एक मिनट जल्दी दीजिए, जल्दी, मैं प्लीज, हाँ। लिसन टू मी प्लीज। संजीव जी वेट कर रहे हैं, जल्दी से। वेनेजुएला इज नॉट अ इलिटरेट कंट्री। 98% लिटरेसी है, लोग एजुकेटेड हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, उनको भी दिख रहा है उनका देश किस दिशा में जा रहा है। सोशलिज्म इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज राइट नाउ, ये समाधान नहीं है। तो मडुरस इज वेरी अनपॉपुलर। क्या वो अपनी कंट्री को वॉर में झोंक सकता है लॉन्ग टर्म? एब्सोल्युटली नॉट। उसके पास सपोर्ट नहीं है। थोड़े टाइम के लिए कुछ जनरल्स उसका सपोर्ट देंगे, ये पॉसिबल है, बूट्स ऑन द ग्राउंड थोड़े टाइम के लिए, लेकिन यू विल नॉट सी अ बिग ब्लड शेड और दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वेरी टैक्टिकल सर्जिकल स्ट्राइक्स हो तो सकती इस हैं, हिसाब पर से मेरा ठीक है, ये मैं मानना समझ गया है- आपकी बात। मेरा इसमें एक कंसर्न है, मैं संजीव जी से इसको इसमें ऐड कर देता हूं, तो उसके बाद वो अपना जवाब भी देंगे। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है, आपके हिसाब से, जिस हिसाब से आपने वेनेजुएला को एक्सप्लेन किया है, आपने कहा है कि आयरन फिश से उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, तो ये अभी तक तो बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसी स्थिति बन जानी चाहिए थी, वहां पे सिविल वॉर हो जाना चाहिए था, लोग खुद वहां पर सड़क पर आ जाते। ऐसा नहीं होता दिख रहा है। तो क्या अमेरिका के दावे और वहां की हकीकत में फर्क है, संजीव श्रीवास्तव जी? और क्या आप देख रहे हैं वहां पर रिजीम चेंज, वो बांग्लादेश वाली कहानी दोहराई जा रही है? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस तरीके का जो अप्रोच कि आप विपक्षी नेताओं से मिलकर के करार कर रहे हैं, डील ऑलमोस्ट हो चुकी है, विपक्षी नेताओं से बातचीत चल रही है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको कैसे जो है बाहर कर दिया जाए सत्ता से, और जबकि जो है तो फिर किस आधार पर फिर रूल्स बेस्ड ऑर्डर का क्या होगा? जो यूएन लेड चार्टर बना था जिसमें कि सभी राष्ट्रों को अपनी विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति को निर्धारित करने का स्वयं से अधिकार है, उसका क्या होगा? अमेरिका फिर वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात किस मुंह से करेगा? और ये जो अप्रोच है रिजीम चेंज कराने का, ये नितांत गलत है। और जाहिर है कि इस तरीके का अप्रोच अंतर्राष्ट्रीय जो स्थितियों को और अधिक बिगाड़ने का ही कार्य करेगा। अगर ऐसा ही अप्रोच है तो फिर तो राष्ट्रपति पुतिन भी रिजीम चेंज कराना चाहते हैं यूक्रेन में, आप करने दीजिए। रिजीम चेंज ही अगर कराने का आपका मन है तो और राष्ट्रों को भी तो करने दे। फिर आप रशिया से लड़ाई क्यों कर रहे हैं? आप रिजीम चेंज कराना चाहते हैं तो बहुत सारे राष्ट्र चाहते हैं कि हमारे आधार पर रिजीम बन जाए। तो फिर अगर इसी तरीके से विश्व व्यवस्था को चलाना है तो फिर लड़ाइयों को करने का और रूल्स बेस्ड ऑर्डर और बड़े बड़े मॉरल्स और बड़े बड़े आइडियल्स की बातें करना बेमानी हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो वेनेजुएला को 52nd स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाने की मंशा रखते हैं। कनाडा को तो 51st बनाना चाहते हैं और वेनेजुएला को 52nd की मंशा है उनकी अगर, और ग्रीनलैंड को 53rd अगर बनाने की मंशा है तो जाहिर है कि वो मंशा पूरी नहीं होने जा रही है। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि अगर विश्व व्यवस्था में शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, स्थिरता चाहिए तो आपको सभी राष्ट्रों को सम्मान करना पड़ेगा। वेनेजुएला में मडुरो की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी ये वेनेजुएला की जनता डिसाइड करेगी। अमेरिका कौन होता है उसको डिसाइड करने वाला? ये वहां के लोग डिसाइड करेंगे। मारिया मचोडो को अगर लोगों ने चुना है तो फिर वो उसका वो उनका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह से कौल साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल असहमत हूं कि डील हो चुकी है, करार हो चुका है, बस उनको बस फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। ये जो अप्रोच है ये बिल्कुल गलत है। और देखिए रिजीम चेंज को कराने का जो अमेरिका का जो इतिहास तो है यूएन जैसी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस, यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई मतलब नहीं हमारे बीच, भंग ही कर देना चाहिए। बड़े बड़े जो कॉन्सिक्वेंसेस अमेरिका को भुगतने पड़े हैं। 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्रिटेन के जो कंबाइंड जो ऑपरेशंस के माध्यम से, जिसमें कि अमेरिका ने यूएन को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था, कोफी अन्नान कहते रह गए। कोफी अन्नान ने लगातार इंटरव्यूज किए कि अरे सद्दाम हुसैन के पास, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, बिल्कुल कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति बुश ने तत्कालीन और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने यूएन की कोफी अन्नान की एक नहीं
सुनी और हमला कर दिया और रिजीम चेंज तो करा लिया, सद्दाम हुसैन को भी मार दिया, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन उसका परिणाम आप देखिए तो इराक की भारी तबाही हो गई। इराक में ISIS जैसा एक बहुत ही खतरनाक आतंकी संगठन जो है वो इमर्ज हुआ। हालांकि ये बात अलग है कि वो आतंकवाद है, आतंकवाद की चुनौती पूरी मानवता के समक्ष है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो रिजीम चेंज कराने की प्रक्रिया में इराक की जो तबाही बर्बादी हुई उसको पूरी दुनिया जानती है। तो ये जो अप्रोच है इस रिजीम चेंज, ये अप्रोच ठीक जी। कौल साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं जी, उसके बाद मलिक साहब खलील साहब आपके पास आ रहे। कौल साहब जल्दी से। हाँ देखिए, पहले तो जो इलेक्शन हुआ था वो पब्लिक जनता, अगर आप उनके खुद के न्यूज मीडियाज को देख लीजिए तो बहुत उसमें सस्पेशन था ऑफ रिगिंग। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, यस आई टोटली एग्री विद संजीव जी कि पब्लिक को डिसाइड करना चाहिए व्हाट दे नीड और नॉट, किसी फॉरेन पावर को बिल्कुल नहीं डिसाइड करना चाहिए। और एक और छोटा पॉइंट बोलूंगा, आपने शायद देख ही लिया होगा, ट्रंप जी ने यूक्रेन पीस डील के लिए जो एक शर्त रखी है, जो एक ट्विस्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि ज़ेलेंस्की के हमें 90 डेज में हम इलेक्शन कराना चाहते हैं टू लुक, क्या पब्लिक चाह रही थी ये, और नहीं तो फिर जेल जाइए। तो वो एंगल तो एग्जिस्ट करता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट वेनेजुएला में क्या हो रहा है, पर मैं चाहूंगा कि युद्ध के बगैर ही वहां पे कुछ सॉल्यूशन आ जाए। उसमें मडोरो को जाना पड़े, रहना पड़े, री इलेक्शन हो, पब्लिक की वॉइस रिप्रेजेंट होनी चाहिए, आयरन फिस्ट से चीजें नहीं होनी चाहिए। ये वही सवाल जो संजीव जी पूछ रहे हैं, मैं ये सवाल मलिक साहब से जानना चाहूंगा, ये अमेरिका क्यों तय करेगा? ये बात UN में क्यों नहीं हो सकती? ये बात कहीं और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं हो सकती? अमेरिका क्या है, दुनिया का ग्रीक गॉड बना हुआ है? विवेक जी देखिए, यूएन की जहां तक बात करें, यूएन एक रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। यूएन के अंदर आज कोई भी ऐसी चीजें जो इंटरनेशनल चीज डिसाइड होती है, क्या इराक चलो एक बहुत मेरे ख्याल से हो चुके 20-25 साल पुरानी बात हो चुकी, क्या कभी उसमें यूएन ने कोई रोल प्ले किया? कुछ नहीं हुआ। क्या उसके बाद जितने युद्ध हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी अशांति हो रही है, उसका 70% जिम्मेदार यूएस है। और यूएस भी नहीं है, उसकी बिजनेस पॉलिसीज है। वो कहता है कि मैं जो हूं मैं हूं, बाकी सब लोग वर्कर्स हैं, आई एम द बॉस। कहने का मतलब है जब आप इस माइंडसेट के साथ आप आगे चलते हो तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। और जो संजीव जी कह रहे हैं, श्रीवास्तव जी, 100% बात सही है। वेनेजुएला के लोगों के आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप मदद कर सकते हो, प्लीज क्रिएट एनवायरमेंट सो दैट वेनेजुएला के अंदर इलेक्शन हो, और उनको कन्विंस कीजिए, बैठिए आप साथ में और उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आइए, टॉकिंग टेबल्स पे लेके आइए, सो दैट वहां के लोगों की वॉइस आ सके। परमानेंट पीस तभी आती है। आज देखिए 50% ऑफ वेनेजुएला की जो जनता है वो गरीबी की ऑलमोस्ट नीचे आ गई है। और ये सारी चीज ऐसा नहीं है ओवरनाइट। ये बात सही है, मैं इनसे स्पीकर से बहुत एग्री करता हूं कि 2000 तक वेनेजुएला की इकोनॉमिक फ्लोरिशिंग इकोनॉमी हुआ करती थी। उन्होंने अमेरिका क्या चाहता है कि अमेरिका चाहता है कि इनके एनर्जी रिसोर्स पे मेरा कब्जा हो जाए। इनडायरेक्टली मैं सीधा सीधा आपको बोल रहा हूं, ये अमेरिका चाहता है कि इसके जो एनर्जी रिसोर्सेज का दोहन है वो मैं करूं, अपनी शर्तों से करूं। इन चीजों को लेते हुए अमेरिका ने कभी भी इस बात को नहीं माना। अमेरिका कौन होता है उस पर अपने सैंक्शन लगाने वाला? ये बात सही है। अगर हम यूएन के हमने बनाया है, एक यूएन को बनाया, तो चार्टर के तहत यूएन को आना चाहिए। वेयर इज द पीस कीपिंग मिशंस, कहां है वो? और जब दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है, लीग ऑफ नेशन का जो हश्र हुआ है बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है। अगर यूएन नेशन के अंदर बदलाव नहीं होते हैं तो यूएन नेशन भी उसी राह पर जाता दिखाई दे रहा है। और अभी कल की बात है, देखिए जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो G20 का शिखर सम्मेलन, मोदी जी क्या बोले? मोदी जी ने यही कहा है कि आप जो यूएन का है, यूएन के अंदर रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। कुछ देशों का एक अधिपत्य हो गया है। आज यूएन वही करता है जो अमेरिका उसको फंड करता है। अमेरिका फंड करता है तो उसकी बात माननी पड़ेगी। यही हाल IMF का है, क्योंकि उसके अंदर 19-20% पूरा स्टेक अमेरिका का है। तो पूरे देशों को आप ये नहीं चला सकते। आप ठीक है, आप 10-20-30 साल कर सकते हैं, लेकिन आज वो दिन है नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। बहुत लंबा नहीं खींच पाएंगे। अभी G20 में क्या हुआ? अभी G20 में बगैर अमेरिका के डिक्लेरेशन पहले दिन पास कर दिया गया। अब इससे अमेरिका को झटका लगा है। बगैर अमेरिका के डिक्लेरेशन कैसे पास हो गया? दूसरी बात की G20 की अध्यक्षता भी हैंडओवर नहीं की गई है अमेरिका को, और कहा गया है कि भाई ग्लोबल साउथ इक्वली पावरफुल हो रहा है तो दुनिया आपकी बात क्यों सुनेगी? तो वो एक रिजीम चेंज वाली स्थिति तो बन रही है अमेरिका के लिए भी। अमेरिका कब तक खुद को बॉस समझेगा, ये वाली डिबेट भी आगे चलेगी। मैं खरे साहब से इसका जवाब चाहूंगा कि क्या वाकई में यहां के बाद अमेरिका के लिए रास्ता इतना ही आसान होगा? देखिए, सीधा है कि जिस तरह से अभी डिस्कशन हो रहा है कि यूएनओ में रिफॉर्म जरूरी है। पहली बात तो ये बहुत क्लियर है, क्योंकि माइट इज राइट। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो जैसा चाह रहा है अमेरिका जैसा चाह रहा है। इवन आप देखिए ना, इजराइल जो चाह रहा है वो कर रहा है, उसे भी नहीं रोक पा रहे। तो रिफॉर्म तो अब बहुत जरूरी है और वो समय आ गया।
नंबर 2 ये है कि अगर मैं वेनेजुएला की बात करूं तो मैं संजीव जी और कौल साहब के बीच में कुछ बात करूंगा। देखिए 2000 से लेके जब ह्यूगो शावेज का शासन था 13 तक, तब बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हुआ वेनेजुएला। उन्होंने लगभग 90% अपनी जो इनकम थी वो ऑयल बेच के कमाई और खूब सारी सोशल स्कीम्स चलाई। उस समय उस देश के लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी सरकार से कि भाई आप इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा रहे, इसको डाइवर्सिफाई क्यों नहीं कर रहे हो। आप वो फायदा लेते रहे, उनको आदत पड़ गई। देश में अधिकांश जो नौकरियां थी वो एक ही ऑयल कंपनी दे रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, डाइवर्सिफाई नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही फिर ऑयल की कीमत कम हुई, कोविड आया, सारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, क्योंकि उनने डाइवर्सिफाई नहीं किया। तो प्रॉब्लम तो एक यहाँ है, और वो मदुरो से जनता नाराज है, ये भी सही बात है। लेकिन क्या जो मचाडो हैं उनके पास सोल्यूशन है? तो मेरे हिसाब से अभी उनके पास भी सोल्यूशन नहीं है। अब होगा क्या कि अगर रिजीम चेंज भी होती है और ये मचाडो आ जाती हैं, तो उन्हें भी पूरी अपनी जो सत्ता है वो अकॉर्डिंग टू ट्रंप और अमेरिका ही चलाना पड़ेगी। यानी जैसा अमेरिका कहेगा वो, और अमेरिका चाहेगा, उनके पूरे जो ऑयल भंडार है उनके हिसाब से अमेरिका अपनी सुविधा चाहेगा, क्योंकि वेनेजुएला के पास भी रिफाइनरी है नहीं। तो जो स्थितियां बन रही हैं अभी, तो फिलहाल अमेरिका के कंट्रोल में चीजें दिख रही हैं, लेकिन तब तक जब तक इसमें रूस डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करता, संभावना उन्होंने बनाई है जिस तरह से। और इसमें एक मैं और चीज आपको बता दूं कि लगभग 70 लाख लोग तो वेनेजुएला के बाहर हैं, वेनेजुएला से। उसमें जैन जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ब्राजील में है, कोलंबिया में है और दूसरे देशों में जा चुके हैं। तो संभावना जो आगे के समय में मुझे दिख रही है कि अमेरिका अभी जो चाह रहा है फिलहाल तो होता वो सामान्य स्थितियों में नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत क्लैशेस वगैरह छोटे मोटे हो जाएंगे, उससे वेनेजुएला पे अमेरिका का कब्जा नहीं आ पाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पे मैं आप मान के चलिए रूस का दखल आ जाएगा, चीन का दखल आ जाएगा। तो अब उनके पास स्थिति क्या है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि हम रेजिम चेंज कर रहे हैं, वहां पे हम लोकतंत्र ला रहे बात हैं। सर कुल लेकिन मिलाकर, लोकतंत्र जी बिल्कुल, बात कुल मिलाकर वही मुनाफे और वही रिसोर्सेज पर आ जाती है, एनर्जी रिसोर्सेज पर आ जाती है। आप देखिए सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर बांग्लादेश में बातचीत हो रही है यूनुस सरकार से, और यही शेख हसीना से वो चाहते थे और शेख हसीना ने दिया नहीं। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में ग्वादर के 70 किलोमीटर के रेंज में पोर्ट बनाने पर सहमति बन गई अमेरिका की। अमेरिका वहां पर भी जा रहा है, वहां पर भी पोर्ट बनाएगा तो, और रिसोर्सेज वहां से निकालेगा बांग्लादेश में, और वहां पर तो बाकायदा ऑयल ढूंढने के लिए भी काम शुरू कर दिया अमेरिका ने। तो ये लोकतंत्र का मुखौटा है, और नीचे जो है वो लाभ, मुनाफा और डॉलर की पूरी रणनीति है। संजीव जी, इस पर आपका रिएक्शन? जी बिल्कुल सही आपने कहा, और ये एक कड़वी सच्चाई है। और डीप स्टेट एलिमेंट जो है वो जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो अपने इसी तरीके की गतिविधियों के लिए जाना जाता है। पहले भी जो पूरे शीत युद्ध के समय में आप देख लीजिए तो रिजीम चेंज को कराने का अमेरिका की जो बड़ी जो है उसने साजिशें रची, और उसमें सफलता भी रिजीम चेंज तो कराने में मिल गई, लेकिन जो रिजीम जो रिप्लेस वहां पर जो कराई गई उसको सस्टेन कराने में अमेरिका को बहुत ज्यादा मशक्कतों का सामना करना पड़ा। और अभी आप अफगानिस्तान का आप एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कुछ ही वर्ष पहले 20 वर्ष तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिजीम चेंज करने के बाद अफगानिस्तान में रहा, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है अमेरिका ने वहां पर बहाए, लेकिन क्या वो अपनी मन माफिक रिजीम बना पाया? नहीं बना पाया। तालिबान 2.0 फिर से आ गया वापस। उसी तरीके से इराक में जो स्थितियां हैं अभी भी आप देखिए तो इराक बहुत ही डीस्टेबलाइज्ड कंट्री है, किसी तरीके से वहां की सरकार चल रही है। और इराक में जो तबाही बर्बादी 2003 के बाद से हुई है उसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है कि वहां पर आम लोगों ने कितनी बड़ी त्रासदियां झेली हैं, किस किस तरीके के हमले झेले हैं, और किस किस तरीके के वहां पर युद्ध वाली स्थितियां नहीं है। और इस तरीके की रिजीम चेंज को कराने की जो कोशिश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ईरान में भी रही है, लेकिन ईरान जाहिर है कि उसको रेसिस्ट करता है, और ईरान अपने रिजीम को बनाए रखना चाहता है। 1979 के बाद से जो भी उसकी रिजीम आई उसने उसको बनाने में अमेरिका लगातार ईरान अपनी एफर्ट्स को डालता है। ये अलग चर्चा का विषय है कि क्या ईरान की जो रिजीम है वो सही है गलत है, उसके ऊपर हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अमेरिका का जो एफर्ट है वो रिजीम चेंज को कराने का विश्व के अनेकों देशों में रहा है, और ये जो कार्य है वो डीप स्टेट जो अमेरिका का है वो इसको कराता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स को और अमेरिका के लीडर्स को और वहां के डीप स्टेट को भी इस बारे में विचार करना होगा कि क्या उनकी ये जो रिजीम चेंज की जो पॉलिसी है वो अमेरिका के लिए क्या बहुत लंबे समय तक फायदेमंद रही है, क्या उसने अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं खड़े किए हैं।
क्या अमेरिका के ऊपर जब हम कभी भी इस तरह की बातें करते हैं कि हम कितना भरोसा कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, इस तरह के प्रश्न उठते हैं, तो जाहिर है कि अमेरिका की इसी तरीके की जो गतिविधियां रिजीम चेंज इत्यादि को कराने की जो रहती हैं, उसी की वजह से एक विश्व के सबसे बड़ा पुराने लोकतंत्र के ऊपर सवालिया निशान जो है खड़े ही हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये अमेरिका अगर रूल बेस्ड ऑर्डर की जंग का एक और बड़े-बड़े मोर्चा मॉडल्स खुल की रहा है यहाँ बात पर, करता जल्दी है। से संजीव जी, सर, जी। जंग का एक और मोर्चा खुल रहा है क्या यहाँ पे? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के लिए इतना आसान होने जा रहा है। रिजीम चेंज को कराने का जो पहले का अमेरिका को जहाँ कहीं भी जो सफलताएं मिली हैं, वो ये आज का जो समय है, वो बहुत ही डिफरेंट विश्व है। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जाहिर है कि अन्य जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, वो अमेरिका की जो इस तरीके की इंटरवेंशन को वो रेसिस्ट कर सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स रही हैं कि रशिया ने अपनी वैगनर आर्मी, जो कि इसका एक प्राइवेट मिलिशिया ग्रुप है और जिसमें कि जिसके माध्यम से यूएस रशिया का जो स्टेट क्राफ्ट है, वो अपनी जो काम सीधे सीधे नहीं कर पाता, वो इनडायरेक्ट तरीके से इसी मिलिशिया के माध्यम से कराता है। तो वो मिलिशिया वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुका है वेनेजुएला में। कुछ डिफेंस के डिप्लॉयमेंट्स की भी खबरें, रिपोर्ट्स आ रही हैं और हालांकि उसके बारे में कंफर्मेशन अभी होना बाकी है। तो रशिया का इंटरवेंशन होगा और रशिया का इंटरवेंशन जरूर अमेरिका को डिटर करेगा कि वो बहुत आगे ना जा पाए। और अमेरिका यदि कोई फुल फ्लेजेड इन्वेजन करता है, जैसा कि पनामा में उसने एक रिजीम चेंज कराया था, तो ये मुझे नहीं लगता कि इस बार का करना अमेरिका के लिए आसान होने जा रहा है। और वेनेजुएला की जो मतलब वो फुट वेनेजुएला के अंदर का जो सोल्जर उतारने रेजिस्टेंस है, से उसका अभी भी सामना बचेगा। अमेरिका को करना पड़ेगा। जी, मेजर साहब आप क्या कहेंगे? क्या ग्राउंड ऑपरेशन करेगा मेजर आशीष सर? मुझे भी नहीं लगता कि वो इस तरीके का चांस लेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिस्क वही है जिसका जिक्र हो रहा है कि क्या अगर रशिया का इंटरवेंशन होता है और उस स्थिति में अगर वो अपने ग्राउंड फोर्सेस को वहां लैंड कर देते हैं, तो उन्हें फिर सीधे कहीं ना कहीं रशिया से भी डील करना पड़ेगा, जो बहुत ही एक भयावह स्थिति बन जाती है। और ऐसे में अगर वो रिट्रीट करेंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेइज्जती की बात होगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्चुअली में अपनी फोर्सेस को वहां पे लैंड कराएंगे। हो सकता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें या CIA का इस्तेमाल करें, रेजिम चेंज करने का प्रयास करें, क्योंकि मेन मकसद उनका उसको हटाना नहीं है। उनका मेन मकसद है अपने आदमी को वहां बैठाना और फिर वहां बिजनेस करना। तो हमला करना तो केवल एक दिखावा है, उनको एक्चुअल हमला करके कोई फायदा नहीं है, वहां लोगों को मार के उनको कुछ मिलना नहीं है। उनका मेन मकसद किसी तरीके से अपने एक पसंद के इंसान को वहां बैठा देना है और फिर जो रिजर्व्स हैं वो अपने किसी तरीके से उनको कंट्रोल में लेना है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्चुअली में जो है ग्राउंड फोर्सेस वहां पे लैंड करेंगे। कौल साहब को क्या लगता है, ऑपरेशन शुरू होने जा रहे हैं? कौल साहब देखिए, मैं एक्चुअली आई लिसन टू एवरीबडी। हम लोग सब जानते हैं अगर यूएन स्ट्रांग होता तो ये काफ़ी 80% कन्फ्लिक्ट्स दुनिया में नहीं होते। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। यूएन इज़ जस्ट अ मास्क और यूएन को तोड़ के एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है। और उसमें भारत जैसी सबसे वर्ल्ड की आप सोच भी नहीं सकते, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और सबसे ज़्यादा आबादी की जनसंख्या के देश को एक परमानेंट सीट तक नहीं दे रखी। तो आप कैसे, मतलब व्हाट द हेल, क्या क्या हो क्या रहा है। और दूसरा, ये लोग, इनका फंडिंग आप देखिए कहाँ से आती है, वही सब कंट्रोल होता है। लेकिन यूएन को तो मतलब आपको, मतलब डोंट हैव योर होप्स है हाई, वो तो वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन कमिंग आउट ऑफ इट, जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि वेनेजुएला में रजीम चेंज होगी, एक सर्जिकल स्ट्राइक या एक कंटेन्ड कन्फ्लिक्ट होने की पूरी संभावना है। और आप ये मत भूलिए, आज एक फोन कन्वर्सेशन होने वाला है ट्रंप और मडूरो के बीच में, जो व्हाइट हाउस के लोग बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली शायद एक एग्जिट स्ट्रैटेजी प्लान की जाएगी ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो। नंबर 2, अगर बहुत ही अच्छे मीटिंग रही तो ये हो सकता है कि मोटोरो जो रिफाइनिंग के राइट्स हैं यूएस कंपनीज को देने के लिए राजी हो जाएं। तीसरी यही तो ऑप्शन जो चर्चा है, हो रही थी इतनी देर से। यही तो मैं आपको पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, एनर्जी एंड पावर इज नीड ऑफ द आवर। एनर्जी एंड पावर इज नीड ऑफ द आवर, ये एक कविता बन गई। किसी के घर में घुस के जबरदस्ती बैटरी थोड़ी उठा लाएंगे? हमारे घर, हमारे पास, हमने 4 बैटरी खरीद रखी है और आपके घर में 1 बैटरी है। आप थोड़ी हमारा 3 बैटरी हाईजैक कर लेंगे, बोले तुमने 3 बैटरी कैसे रख ली अपने पास? अगर आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप ये देख लीजिए पिछले 20 साल में चाइना ने कैसे अफ्रीका के कंट्रीज का दोहन किया है, कितनी रिजीम्स को गिराया है, कितनों को खरीदा है। वो लोन, देखिए, वो पूरा लोन सिस्टम है, कहीं भी अमेरिका वाला सिस्टम नहीं है। कौल साहब,
विवेक जी एक चीज देखिए, आप मुझे बता दीजिए कहां इन्वेजन किया है चाइना ने एनर्जी अरे, रिसोर्सेज के मामले में। चाइना को आप क्या समझते हैं? अमेरिका से 10 गुना स्मार्टर है वो। इन्वेजन मैं उसके पड़ोस में बैठा हूं, मुझे पता है वो कितना स्मार्ट है। ओके विवेक जी, रियलिटी आप, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, ये अलग डिबेट है। आप मेरी बात सुनिए एक जी, सेकंड। जल्दी से प्लीज। देखिए आप जो दुनिया इमेजिन करते हैं, मैं भी उसमें रहना चाहूंगा, पर फैक्ट और रियलिटी अलग दुनिया है। फैक्ट और रियलिटी ये है, कैपिटलिज्म ने पूरी दुनिया पे इस टाइम हावी है, और जो देश अपने आप को कम्युनिस्ट बोलते हैं, उनकी भी रिच फैमिलीज और उनके भी लीडर्स की फैमिलीज अमेरिका में इन्वेस्टेड मैं है। ठीक है, ये फौज fact साहब है। माफी चाहूंगा, वक्त सीमित है, लेकिन गीता का एक लाइन में बताता चलूं सभी दर्शकों को और आप सभी पैनलिस्ट को, आप सबको पता होगा, मैं जिस दुनिया में रहता हूं वहां सिर्फ एक ही लाइन चरितार्थ है, परिवर्तन संसार का नियम है, और उसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। बाकी आप लोग सभी समझदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बारी आज के सवाल की। आज का सवाल है, दिल्ली में कितने जिले हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर, व्हाट्सएप पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। अब बताते हैं कल के विनर का नाम आपको। कल सही जवाब दिया है राकेश कुमार, महेंद्रगढ़ हरियाणा से। राकेश जी बहुत बहुत बधाई आपको, आपने जीता है शानदार इनाम। जल्द ही आपको आपके पते पर यह उपलब्ध कराया जाएगा।